नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर यानी 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए अब मैंने प्रॉपर क्लासेस लाने का आप लोगों को बताया था। तो उसी क्रम में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, ये धान की खेती हम पढ़ने वाले हैं। पैडी कल्टीवेशन बिल्कुल इलेबोरेट मेथड में पढ़ेंगे और इसमें जो मैं बताऊंगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, धान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। और कि यानी देखा जाए तो बीएससी एजी आप कर रहे हैं, उसमें अगर धान से क्वेश्चन आता है तो भी इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। और इसमें जो मेरे नोट्स हैं उससे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम पैडी कल्टीवेशन को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शुरू कर लिया है। देखिए धान की खेती, ठीक है। यहाँ पर है पैडी कल्टीवेशन। वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा। ये दोस्तों ओराइजा सेटाइवा ही मेनली होता है। वैसे धान के विश्व में देखिए 24 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 जातियों की खेती होती है। एक आपका हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, इसकी खेती एशिया में होती है। और एक ओराइजा ग्लेबेरिमा, एक इसकी होती है जाति। तो इसकी इन दोनों की खेती होती है। ग्लेबेरिमा की खेती दक्षिणी अफ्रीका में मेनली देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, मेनली देखा जाता है। फिर है 2 नंबर यानी गुणसूत्र संख्या 24 हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया देखा जाता है। फिर इसमें कंपोनेंट यानी इसके अवयव क्या क्या होंगे, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है, प्रोटीन 7.7%, वसा 2.5%, खनिज 1.1%। ठीक है, ये फिर यहाँ पे कुछ वन लाइनर लिखे हुए हैं। विश्व में 50% से अधिक आबादी खाद्य के रूप में धान का उपभोग करती है। इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग करना, ये जो 50% लिखा है इसको आप 60% कर देना। तो 60% से अधिक आबादी खाद्य के रूप में धान का सेवन करती है। फिर है एशिया में 90% आबादी धान का सेवन करती है। इस लाइन में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करने की जरूरत है। लिखा जाएगा कि एशिया में विश्व का 90% धान उत्पादित होता है। यानी एशिया जो महाद्वीप है, इसमें जो यानी विश्व में धान का उत्पादन किया जाता है उसका 90% एशिया से ही होता है। और धान में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। फिर है धान का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल यानी एरिया में भारत है, उत्पादकता और प्रोडक्शन में चीन हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी में अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में देखिए उत्पादन में पहले नंबर पर चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर भारत आएगा। और क्षेत्रफल में भारत पहले नंबर पर है ही, और उत्पादकता में अमेरिका आ जाएगा। फिर है धान में यानी भारत में धान का उत्पादन जो है प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, यानी वेस्ट बंगाल। और भारत में धान की उत्पादकता पंजाब की है सर्वाधिक। फिर है धान की प्रोटीन में सबसे अधिक लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। फिर है धान का 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा यानी बनाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये धान यानी बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, इसको ज्यादा सिंचाई की जरूरत हो। फिर है अन्य फसल जो यानी बाकी फसलें होती हैं उनको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। जबकि अन्य फसलों को 400 से 500 लीटर यानी 450 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान में 66% हलिंग होता है, यानी इसका हलिंग परसेंटेज यानी जो पूरा धान होता है उसमें 1 मिनट पूरा जो धान हमारा होता है उसमें 66% चावल होता है और बाकी का 34% भूसी होता है। फिर है यहाँ पे धान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पैडी। यहाँ पर भारतीय धान होता है, इसकी खेती भारत में होती है, ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका। फिर जापानी धान ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जापानिका। और इंडोनेशियन धान ओराइजा सेटाइवा और वैरायटी जावानिका। फिर यहाँ पे बुआई के समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अस, अमन, बोरो। अस की बुआई होती है मई में और कटाई होती है सितंबर में। अमन की बुआई होती है जून में, कटाई नवंबर में। बोरो की बुआई नवंबर में और ये कटाई मई में। ठीक है, उसके बाद से हमारा धान, विश्व में धान खाते हैं 60%। ये देखिए, ये मैंने वहां पर बताया था।
तो ये हो जाएगा। फिर है धान की जो नर्सरी यानी पौधशाला है, दो प्रमुख विधियां हैं धान का नर्सरी डालने की, दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है वेट नर्सरी मेथड यानी गीली नर्सरी विधि। इसमें 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाते हैं और क्यारियां जो हैं वो जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। फिर है ड्राई नर्सरी मेथड यानी जो सूखी नर्सरी विधि, इसको तब उपयोग किया जाता है जब सिंचाई की सुविधा ना हो। धान की यह नर्सरी डालने की देखिए एक विशेष विधि है यानी एक स्पेशल मेथड है धान की पौधशाला के लिए, वो है डेपोग मेथड। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में भी यानी यूपी बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि डेपोग विधि किस फसल से संबंधित है, वो धान से। यह आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। देखिए ये जो डेपोग मेथड है ये आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है और यह नर्सरी 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है यानी 12.5 दिन भी आप कह सकते हैं। और नर्सरी डालने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर की स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद से हमारा यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो डेपोग विधि है ये आपका यानी इसका उद्भव फिलीपींस में हुआ है, फिलीपींस के मनीला में। फिर है देखा 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है और प्रत्येक वर्ग मीटर में 1.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, अर्थात इस विधि में 12.3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। धान की नर्सरी 25 से 30 दिन में, जिसको मैंने औसत निकाला है, 27.5 दिन में तैयार हो जाती है। यह यदि नर्सरी देर से लवणीय मृदाओं में है तो 45 दिन भी ले लेती है। रोपाई के समय 1 वर्ग मीटर में 50 हिल होने चाहिए, प्रत्येक हिल में 3 से 5 पौधे होने चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं 4 से 5 पौधे देता है, कहीं 3 से 4 पौधे देता है, तो यहाँ पर 3 से 5 आपको याद रखना है। फिर जलवायु यानी क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो धान उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। इसकी खेती के लिए समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जा सकती है। सॉइल यानी मृदा धान की खेती हेतु 6.5 pH वाली मटियार दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। या ये जो ये कहाँ चला गया, ये जो 6.5 pH है इसको आप 4 से 6 भी कर सकते हैं। 4 से 6 pH की आवश्यकता होती है, वो भी आप कर सकते हैं और 6.5 भी ठीक है। ठीक है, धान की खेती हेतु 21 से 35 डिग्री सेल्सियस, औसत देखा जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। प्रजातियां धान की पहली बौनी प्रजाति TN1 है, जिसे ताइचुंग नेटिव 1 कहते हैं। धान की पहली बौनी और अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति IR8 है, जो पीटा गुड़े DG वुजीन के संकरण से तैयार की गई है। और भारत में धान की पहली बौनी तथा अधिक उपज देने वाली प्रजाति जया हो जाएगी। देखिए भारत की मिरेकल राइस यानी जादुई धान जया को कहा जाता है और विश्व की मिरेकल राइस जो है वो IR8 को कहते हैं। जया इस प्रजाति को डॉक्टर शास्त्री ने निकाला था। ये संकर प्रजाति है, TN1 टाइप 141 की क्रॉस है। और कुछ सामान यहाँ पे दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ पढ़कर। उसके बाद से धान की कुछ सामान्य प्रजातियां भी यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो भी बता देते हैं आपको। सामान्य प्रजातियों में है हमारी, देखिए गोविंद, जया, पंकज, श्वेता, मगहर, मनहर, अश्विनी, जगन्नाथ, बाला, कावेरी इत्यादि। और कुछ और भी है, नरेंद्र 18, नरेंद्र 180, नरेंद्र 97, प्रसाद, सरजू 52। सरजू 52 भी बहुत ज्यादा यानी उपयोग किया जाता है। और पंथ 4 खेती वैसे सरजू 52 की ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर दो और देखिए, एक जगन्नाथ है और एक सत्तारी नाम की प्रजाति होती है धान की। तो ये दोनों धान की म्यूटेंट वैरायटीज है यानी उत्परिवर्तित प्रजातियां हो जाएंगी। और फिर है हमारा धान की सुगंधित प्रजातियां, पूसा बासमती, पूसा केसर टाइप 9 टाइप 3। और ऊसर भूमि के लिए उपयुक्त प्रजातियां नरेंद्र ऊसर 1, नरेंद्र ऊसर 2, सोना और महेश्वरी। फिर जलमग्न प्रजातियां 120 सेंटीमीटर से कम पानी चाहने वाली तो चाकिया 59, जललहरी, जलप्रिया। और 120 सेंटीमीटर से अधिक पानी चाहने वाली तो जलमग्न और मधुका। और अत्यधिक लवण सहिष्णु प्रजातियां IR8 और लूनिश्री। और IR8 को मैंने बताया विश्व की मिरेकल राइस कहा जाता है। और बासमती धान की प्रथम प्रजाति या मैंने धान की प्रथम सुगंधित प्रजाति जो है वो आपकी पूसा बासमती हो जाएगी। और PRH 10 ये भी होती है धान की प्रजाति। और संकर धान की प्रथम प्रजाति CORH 1 हो जाएगी। सीधी बुआई के लिए बाला कावेरी प्रयोग होता है। यहाँ पे सीड रेट धान का दिया गया है।
अगर आप उसको छिड़कवा यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोएंगे तो 100 kg पड़ता है पर हेक्टेयर, और ड्रिलिंग से बोएंगे 60 kg, संकर धान बो रहे हैं 15 kg, और SRI यानी श्री विधि से बोएंगे तो 5 से 6 kg। ये श्री ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि SRI विधि किससे संबंधित है, तो वो ऑप्शन में आपका जाएगा धान से। और यहाँ पे देखिए उर्वरक फर्टिलाइजर, इसमें NPK का ये अनुपात है, NPK, ठीक है। यहाँ पर सामान्यतः 120-60-40 का अनुपात रखा जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का, लेकिन SRI विधि से अगर बुआई कर रहे हैं तो 20-15-10 का अनुपात रखते हैं। और अंतरण यानी स्पेसिंग जो है सामान्यतः 20x10 सेंटीमीटर और SRI में 2.5x2.5 सेंटीमीटर। धान में यूरिया यानी NH2CO को नाइट्रेट फॉर्म में कदापि न दे, यदि दे भी तो रिड्यूस्ड जोन में दे, ये इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है। और धान में नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में ही देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन का लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा खत्म हो जाता है, या धान केवल 30% ही उसको ग्रहण कर पाता है। धान के खेत में सतह से 1 से 10 सेंटीमीटर तक ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है और उसके नीचे जो है रिड्यूस्ड जोन होता है। धान में यूरिया देने की उत्तम विधि पायलट विधि है। धान में न्यूट्रिएंट्स यूज इफिशियंसी 30 से 40% होती है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी धान के प्रमुख दैहिक विकार, इसमें हमारा पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, यानी जो पोषक तत्वों की कमी अधिकता से हो रहा है तो उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे, ना कि रोग कहेंगे। और पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है धान के यानी दैहिक विकार के रूप में। वैसे दैहिक विकार नहीं, खैरा रोग लिख कर आता है, ठीक है, तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए, खैरा रोग यह जिंक की कमी से होता है, आपको याद रखना है, जिंक की कमी से होता है। और जो नर्सरी अवस्था में लगता है, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए 1 हेक्टेयर की नर्सरी में 0.5% यानी 0.5% जिंक का फोलियर ऑक्सीलेशन करते हैं, या जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। धान में लोहे की कमी से ब्राउनिंग हो जाता है, इसके प्रति प्रतिरोधक प्रजाति फाल्गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर धान के संबंध में ब्राउनिंग आएगा तो वो लोहे की कमी से होता है। लेकिन आपको एक और बात पता होगा, 12th एग्रीकल्चर में आपको हॉर्टिकल्चर में एक फूलगोभी क्रॉप पढ़ने को मिलेगी, तो फूलगोभी में भी ब्राउनिंग डिजीज होती है, तो वहां पर बोरान की कमी से होता है। धान में आपका लोहे यानी फेरस की कमी से होता है। और सिलिकॉन की, धान में सिलिकॉन की कमी से ड्रॉपी विकार हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। सिलिकॉन की कमी से ड्रॉपी विकार हो जाता है, और जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम धान में बेसिक स्लैग 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो ड्रॉपी विकार है, ये धान में है, ठीक है। और एक सरसों की जो हमारी फसल है वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा। तो सरसों की फसल में दोस्तों वहां पर भी ड्रॉपी रोग मतलब मनुष्य में हो जाता है। देखिए, एक सरसों का खरपतवार होता है, प्रमुख खरपतवार, जिसका नाम है सत्यनाशी, जिसका वानस्पतिक नाम आर्जिमोन मैक्सिकाना हो जाएगा। और इसकी कमी जो है वो यानी सरसों के साथ की जाती है, और इसको खाने से लोगों में ड्रॉपी विकार देखने को मिल जाता है। तो ये है ड्रॉस्पी विकार सरसों में देखने को मिलता है। ड्रॉपी विकार जो है वो धान में देखने को मिलता है। ये जो है ये सरसों का है और ये धान का है, ठीक है। और पडलिंग एक है, धान में पौधरोपण से पहले पानी भरे हुए खेत में पटेला चलाने को पडलिंग कहते हैं। इससे पानी का ह्रास कम होता है और खरपतवार भी कम उगते हैं, ठीक है। यानी धान में खेत जो है वो पानी से भरा हुआ है, उसी में आप पाटा चलाते हैं और पौधरोपण से पहले, तो उसी को पडलिंग कहते हैं। इससे यानी नुकसान होता है, यानी फायदा ही होता है कि पानी का ह्रास कम होता है और खरपतवार भी कम उगते हैं। फिर है धान में वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। इसमें हम बेंथिलोकार्ब से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका ट्रेड नेम सैटर्न हो जाएगा, यानी व्यापारिक नाम सैटर्न है। 2 kg इसका प्रयोग कर सकते हैं। या प्रोपानिल, इसका व्यापारिक नाम स्टैम्प हो जाएगा, इसका 3 kg प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से ब्यूटाक्लोर, जिसको मचेटी कहते हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है, और इसको 2.5 kg प्रयोग कर सकते हैं। और एनिलोफास, इसको बुआई से पहले और बुआई के बाद दोनों में प्रयोग किया जा सकता है एनिलोफास को,
बुआई से पहले, बुआई के बाद। धान में प्रमुख कीट तथा उनका नियंत्रण, मेजर इंसेक्ट ऑफ पैडी एंड देयर कंट्रोल। इसमें येलो स्टेम बोरर यानी पीला तना छेदक, यह कीट धान में डेड हर्ट का निर्माण करता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्डफ हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं 2.5 kg का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। ये इंटरमीडिएट में आपके 11th में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भी तो ये पूछा जाएगा कि जो डेड हर्ट है वो कौन सा कीट यानी उसका निर्माण करता है। उसके बाद से धान का हिस्पा कीट, इसका नाम हो जाएगा डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। यह धान की पत्तियों से रस चूसता है, नियंत्रण क्लोरपाइरिफास 625 ml से कर सकते हैं। फिर है गंधी बग, ये दोस्तों मोस्ट पूरे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गंधी बग है तो धान में, और धान पढ़ाई जाती है 11th एग्रीकल्चर में, लेकिन इस बार वर्ष 2023 में एग्रोनॉमी में दोस्तों जो बोर्ड पेपर हुआ था यूपी बोर्ड के द्वारा, उसमें एक मल्टीपल क्वेश्चन आ गया था 12th एग्रोनॉमी में भी, जबकि धान 11th में उसमें आया था कि गंधी बग जो है वो किस फसल से संबंधित है, तो वो आप कर देंगे धान की फसल से। और इसका नाम लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस। और एक और चीज आप याद रखेंगे, और इसका कभी कभी आपको यानी कहीं कहीं लेप्टोकोराइजा अकुटा भी देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। उसका जीनस आप याद रखेंगे लेप्टोकोराइजा, ये पूछा नहीं जाएगा आपके लेवल में इंटरमीडिएट में, ठीक है। उसके बाद से यह धान की बालियों से दुग्धावस्था पर रस चूसता है यानी मिल्किंग स्टेज पर, और नियंत्रण मैलाथियान 750 ग्राम से कर सकते हैं। फिर है बीपीएच यानी ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका नाम हो जाएगा नेफोटेटिक्स इसका नाम हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर का नीलोपार्वाटा लगेंस। इसके कारण धान में ग्रॉसी स्टंट हो जाता है। तो दोस्तों जो बीपीएच है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका नाम मैंने बताया नीलोपार्वाटा लगेंस हो जाएगा, और इसके कारण धान में ग्रॉसी स्टंट का निर्माण होता है, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और नियंत्रण इसका इमिडाकोप्राइड से किया जा सकता है। फिर धान में एक गालमीज, ठीक है, ये भी लगता है। देखिए धान में गालमीज, पत्तियां सिल्वर सूट या प्याज की संरचना की समान हो जाती है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, गालमीज। उसके बाद से ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका, इसका नाम नेफोटेटिक्स वायरस कैंस हो जाएगा, और कहीं कहीं नेफोटेटिक्स विरसेंस यानी इंग्लिश में विरसेंस ही देखने को मिलता है, लिखा रहता है। और यह कीट धान में टुंगरू रोग के लिए उत्तरदायी है, तो इसको आप याद रखेंगे। टुंगरू रोग धान में देखिए टुंगरू रोग जो है वो धान में लगता है, लेकिन टुंडू रोग जो है वो गेहूं में लगता है, ठीक है। उसके बाद से धान में बौनेपन का जीन डीजी उजीन होता है, ठीक है। और टुंगरू रोग एक विषाणु जनित रोग है। फिर धान में एक और कीट लगता है ग्रास हॉपर, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रास हॉपर, इसका नाम हेरियोग्लाइफस बैनियान हो जाएगा। फिर टिड्डा लगता है लोकस, ये आपका सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया हो जाएगा। फिर ब्लास्ट यानी झोंका भी, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट यानी झोंका, यह दोस्तों रोग है, ये कीट नहीं है। और यह पायरिकुलेरिया ओराइजी नाम के फंगस यानी कवक से होता है। इस रोग को अमीर आदमियों का रोग भी कहा जाता है। नियंत्रण थायराम 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से यानी बीजोपचार करेंगे, या मैनकोजेब 0.3% का पानी छिड़काव कर देंगे। फिर आता है BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, या इसको पत्ती का जीवाणु झुलसा कहा जाता है। और जैसा कि इसका नाम है जीवाणु झुलसा यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया यानी आपका जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम हो जाएगा यहाँ पर जेंथोमोनास ओराइजी, और इसका नियंत्रण स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या बैक्टेरोमाइसिन से कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है ब्राउन लीफ स्पॉट यानी भूरा पत्ती धब्बा, इसका नाम हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी हो जाएगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका ब्राउन लीफ स्पॉट, इसी रोग से जो बंगाल में अकाल आया था 1843 में, यहाँ पर लिखा हुआ है। नियंत्रण कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से या मैनकोजेब। सिर्फ पान सुख, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पान सुख अमोनियम की कमी से होता है, नियंत्रण के लिए अमोनियम सल्फेट का हम जो है वो प्रयोग कर लेंगे 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर धान का बकानी रोग, ये इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है, जिब्रेला फ्यूजिकोराइन नाम के फंगस से कारण होता है। और धान एक स्वपरागित फसल यानी धान
सेल्फ पॉलिनेटेड है और प्रोडक्शन जो है धान का वो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और संकर धान जो है वो 50 से 60 कुंटल हो जाता है। और एसआरआई विधि से अगर आपने बोया है तो वो उसमें 900 वर्ग मीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 60 से 70 कुंटल तक हो जाता है उत्पादन। और बुआई कोनो वीडर से की जाती है एसआरआई में। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जितना हमने पढ़ा है उस सबका आपको सारांश बताऊंगा। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अस ऋतु में धान की बुआई का समय अप्रैल मई। देखिए अस में अप्रैल मई हो जाएगा। और अमन में अगर देखा जाए तो अस अमन बोरो 3 प्रकार के होते हैं। तो अस की बुआई यहाँ पर लिखी हुई है अप्रैल मई में, यानी मई हो जाएगा। और अमन की बुआई जो है जून में होती है, वहां मैंने बताया। और बोरो की बुआई नवंबर में होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोरो धान की बुआई नवंबर दिसंबर में होती है। और चावल जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है धान का, उसको पेनिकल कहा जाता है। और पेनिकल आपको 12th में, अभी मैं क्लास आप लोग के लिए कल लाऊंगा आम की खेती जो 12th में है। तो आम और धान इन दोनों का इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा चावल पुष्पक्रम किस के रूप में जाना जाता है? लघु दिवस का पौधा। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर चावल एक प्रकार का पौधा है, लघु दिवस पौधा, यानी जो धान होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। देखिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जो हमारे खरीफ ऋतु के हो जाएंगे, यानी जितने भी खरीफ सीजन की जो हमारे फसलें होती हैं, जैसे हमारा मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, धान, जूट, इन सभी का हमारा जो है ये सभी शॉर्ट डे होते हैं। और जो हमारे रबी ऋतु की जो फसलें हैं वो हमारी सभी लॉन्ग डे होती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, जई, मटर, मसूर, लूसन, लाही, सरसों, आलू, बरसीम, ये सब हमारी लॉन्ग डे होती हैं। और जो हमारी जायद की फसलें होती है कुकुरबिटेसी कुल वाली, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी और कद्दू, लौकी, ये सारी चीजें हमारी डे न्यूट्रल होती हैं, यानी दिवस निष्प्रभावी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। फिर है चावल का कार्डिनल तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर मैंने बताया था आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और चावल का हनी परसेंट 65% होता है, इसको आप छाछट भी कर सकते हैं। और चावल के फल को किस नाम से? देखिए जो चावल का फल का प्रकार हो जाएगा वो कैरियोप्सिस हो जाएगा। ठीक है, कैरियोप्सिस हो जाएगा। और जो भी यानी पोएसी, ग्रैमनी कुल के होते हैं उन सभी के फल का प्रकार फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस ही होता है, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीजों का। उसके बाद से चावल में व्यापक रूप से कौन से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग होता है? तो अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट का बकानी पानसुख में भी यूज किया जाता है। और चावल उगाने के लिए मृदा का तापमान, जैसे मैंने आपको बताया था 4 से 6 pH, वहां पे मैंने 6.5 लिखा था, दोनों सही है। मैट प्रकार की नर्सरी किस फसल संबंधित है? तो धान से। नर्सरी डालने की एक मैट विधि भी होती है जो इंटरमीडिएट लेवल की नहीं है। फिर बासमती चावल का परीक्षण, देखिए यहाँ पे टेस्ट वेट देखा जा रहा है, ये पूछा जाता है। बासमती का 21 ग्राम होता है टेस्ट वेट, और धान का ऐसे पूछा जाए तो वो आपका 25 ग्राम होता है टेस्ट वेट, यानी परीक्षण वजन। दुनिया में चावल का अधिकतम निर्यातक देश थाईलैंड हो जाएगा। धान की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बूटिंग स्टेज हो जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर धान के लिए बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं एजोला का। डेपोक विधि से पौध रोपाई हेतु तैयार हो जाता है 11 से 14 दिन में, वहां पे मैंने आपको बताया था। चावल में सबसे प्रमुख खरपतवार की प्रजाति है तो वो है इकाइनोकोला स्पीसीज। ये चावल में खरपतवार की प्रमुख प्रजाति हो जाएगी। और चावल की सफेद आंख का रोग आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन की कमी से सफेद आंख का रोग हो जाता है, जिसको ब्राउनिंग वहां पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद से चावल के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट जेआरएफ में पूछा गया था वर्ष 2000 में, और ये इंटरमीडिएट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चावल के खेत से दोस्तों धान का खेत होता है, उससे मेथेन गैस की गंध आती है, और इसको मेथेन को ही मार्स गैस भी कहा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद से चावल में अकोची रोग, ये इंटरमीडिएट लेवल का नहीं, ये H2S की विषाक्तता, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता से चावल में अकोची रोग होता है। ठीक है, और धान की फसल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की हानि किससे होती है? तो ये मैंने बताया था नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा।
और पेरा एवं उतेरा फसल किस से संबंधित है? तो चावल से। ठीक है, फिर चावल की पारबॉइलिंग किस विटामिन का संरक्षण करती है? तो विटामिन B12 का। ठीक है, उसके बाद से हमारा यहाँ पर दोस्तों धान की डेपोक विधि में बीज दर, ये मैंने बताया था आपको 1.5 से 3, वहाँ पे मैंने लिखा था 1.5 से 3 kg लगता है। और धान की 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु डेपोक विधि में पौध तैयार के लिए आवश्यक क्षेत्र तो 25 से 30 वर्ग मीटर हो जाएगा। और देखिए, भारत की चमत्कारी चावल ने मिरेकल राइस जय को कहा जाता है। और विश्व की IR8 को चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो DG उजीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और इस 25 मिनट में मैंने आपको पूरा धान की क्रॉप खत्म कर दिया है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, यानी आप इंटरमीडिएट में हैं या बैचलर लेवल पे हैं BSc AG में, तो भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पर 3-4 निर्देश दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए आज मैं बता दिया। और कल जो 2 अगस्त है, तो कल मैं 12th हॉर्टिकल्चर में जो पोमोलॉजी होती है यानी फल विज्ञान, उसकी क्रॉप मैं लाऊंगा आम की खेती यानी मैंगो कल्टीवेशन। कल हम 2 अगस्त को देखेंगे, तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो ठीक है, और ये यूपी कैडेट में भी इसी से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता अगर धान से आता है तो ठीक है, मिल लेते हैं कल आम की खेती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।